We just had the pleasure of listening to respected Shinand Kumar ji, who has set the correct tone for a discussion on this theme, the legacy of leadership, nationalism and social justice. The respected chair, Shri शिव शक्ति बख्शी जी, और ये एक मेरे लिए परम सम्मान और सौभाग्य का विषय है साथियों, क्योंकि नंद कुमार जी के साहित्य को काफ़ी लंबे समय से हम पढ़ रहे हैं। इनकी पुस्तक हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स ने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उसी प्रकार से शिव शक्ति बख्शी जी, स्कॉलर एट पार, कमल संदेश लंबे समय से उसका नेतृत्व शिव शक्ति जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय, इस विषय पे मंथन करने के लिए इससे बेहतर अवसर कुछ नहीं हो सकता है। और इन लाइटर वेन में यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे स्कॉलर्स जैसे नंद कुमार जी और शिव शक्ति जी के साथ मेरा होना, ये राष्ट्रवादियों के ही कार्यक्रम में संभव है, किसी वामपंथी के कार्यक्रम में संभव नहीं। फ्रेंड्स, इट्स द 60 years ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। 60 साल एकात्म मानव दर्शन के हुए, लगभग 6 दशक। 75 years of constitution as well. And it was pointed out yesterday, कल कहा गया, अटल जी की भी जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है। ये मौके महत्वपूर्ण होते हैं। It offers, like respected Nanji said, an occasions and opportunities for powerful moments of reflection. हमारी यात्रा क्या रही है, हम कहां तक आए हैं, कहां आगे जाना है। और वास्तव में जब इस सत्र के विषय में मुझसे कहा गया राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय, नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस, कई बार एक हाइपोथेसिस लोग मान लेते हैं। स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं, पिछले दिनों जब सरकार ने एक लॉन्ग पेंडिंग सामाजिक न्याय के विषय पे जातिगत जनगणना का निर्णय लिया, तो लोगों का स्वाभाविक विरोध था, आप लोग तो राष्ट्रवादी हैं, आपकी सामाजिक न्याय में आस्था क्यों है। मैंने उनसे पटल के सवाल पूछा कि यह इसमें समस्या क्या है। राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय का कोई आज का साथ नहीं है, बहुत लंबा साथ है, और इसके उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं। The role of Ambedkar in nation building, and rightly pointed out by respected Nand Kumar ji in one of his speeches, Dr. Ambedkar has categorically said, प्रश्न यह है कि हम देखना क्या चाहते हैं। I would like to borrow from one of the observations of respected Mahesh ji. कल उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे एकेडमिक कम्युनिटी में जो लंबे समय से दीनदयाल जी के विचारों को नहीं पढ़ा गया, बाबा साहेब विचारों को नहीं पढ़ा गया, वो अविषय के साथ they were ignored। जानबूझ करके जिस प्रकार से दीनदयाल जी के विचारों को तवज्जो नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया गया, उसी प्रकार से बाबा साहेब के विचारों को भी महत्व नहीं मिलता है। तो पहली समानता तो यही है बाबा साहेब अंबेडकर और दीनदयाल जी में कि दोनों ही वंचित वर्ग से आते हैं। अगर एकेडमिक कम्युनिटी की हम बात करें तो दोनों को वंचित रखा गया। क्या कारण है उसके? दो प्रमुख बिंदुओं हैं जहां पे मैं देखता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित जी में एक संगम होता है। नंद जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, और कल महेश जी ने कहा कि जो दूसरी पुस्तक पंडित जी की थी वो आदि शंकराचार्य जी के ऊपर थी। तो दीनदयाल जी आदि शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं और बाबा साहेब अंबेडकर उसी प्रखरता से रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं बताई गई है। On multiple occasions, I would like to quote from one of his speeches, which is Baba Saheb Ambedkar writing in speeches volume 17 part 3. It's his line. He said, and I quote, "Keep before your eyes the struggle of Gautam Buddha and Ramanuja." He was deeply inspired. बाबा साहेब अंबेडकर रामानुजाचार्य से प्रभावित थे इस बात के लिए कि रामानुजाचार्य ने जो पहली बार अपने गुरु को स्वीकार किया, वो गुरु तथाकथित पिछड़े वर्ग से आते थे। ये उदाहरण हमारे समक्ष है। ये पॉइंट्स हैं जहां एक तरफ पंडित जी आदि शंकराचार्य जी से प्रभावित हो रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर रामानुजाचार्य से प्रभावित हो रहे हैं। ऑन मल्टीपल ओकेजन्स डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड, एंड आई कोट,
that Ramanujacharya represented a revolutionary act of spiritual egalitarianism. स्पिरिचुअल एगैलिटेरियनिज्म क्या होता है, ये बाबा साहेब अंबेडकर रामानुजाचार्य जी से उनसे प्रेरणा लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा एक फुटनोट आता है साइटेशन हमारे समझ। डॉक्टर अंबेडकर हैज रिटन ऑन फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, अगेन राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 3। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि हम लोग कोई भी असर्शन करें, कोई भी स्टेटमेंट दे तो रेफरेंसेस के आधार पर बात करें। प्रायः हम फुटनोट्स और साइटेशन में बहुत विश्वास नहीं रखते, लेकिन ऐसे एकेडमिक कार्यक्रमों का सबसे बड़ा महत्व यह होता है कि हम आधारपूर्ण बात करें, हम निराधार और बेबुनियाद बातों से अपना कोई नाता ना रखें। हम जब भी कोई बात करें, पंडित जी की कोई बात है, उनके भाषण, उनकी पुस्तकों का यह पृष्ठ है, हम जब भी किसी के विचार को रखें तो ये रेफरेंसेस का बहुत महत्व है। ये एकेडमिक बात हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार बाबा साहेब अंबेडकर जब दूसरी बार रामानुजाचार्य जी की विषय में चर्चा करते हैं, वो कहते हैं फिलॉसफी मस्ट बिकम रिलीजन दैट इट इज एंड इट मस्ट बिकम अ वर्किंग एथिक। एक परस्पर संबंध हमें दिख रहा है। प्रायः बाबा साहेब अंबेडकर को, उनके आकलन को एक सेलेक्टिव पक्ष में हमें आज तक दिखाया गया है और उससे बड़ा अन्याय उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। How do we know Baba Sahib Ambedkar till now? As a leader of the depressed classes. मात्र इसी रूप में हम उनको पहचानते हैं। बहुत हुआ तो संविधान निर्माता के रूप में पहचानते हैं। His role as an anthropologist, his role as a philosopher, his role as an economist, his role as a foreign policy visionary has been ignored and consciously ignored by the academics of this country. ये गहरी बीमारी है, ये असंवेदनशीलता है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, यह समानता है कि जो भी एक स्टैब्लिश्ड एकेडमिक नैरेटिव को चैलेंज करेगा, उनको हम अविषय कर देंगे, अप्रासंगिक कर देंगे। ये एक प्रकार की फ्यूडल मेंटालिटी है एकेडमिक कम्युनिटी की, जो हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। समय समय पे जून 3, 1927 बहिष्कृत भारत, जो बाबा साहेब अंबेडकर का एक मैगजीन आता था, उस बहिष्कृत भारत में भी बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है, और मैं कोट कर रहा हूं उनको, रामानुजा हैड अ लो कास्ट डिसाइपल। एक प्रकरण है, एक प्रसंग है जिसमें बाबा साहेब जिक्र कर रहे हैं इस विषय का कि रामानुज हैड अ लो कास्ट डिसाइपल हु वाज नॉट अलाउड इनसाइड द टेंपल। रामानुज कैरीड हिम ऑन हिज शोल्डर्स एंड वॉक्ड इनटू द टेंपल डिफाइंग कास्ट नॉर्म्स। दिस टू अंबेडकर वाज अ सिंबॉलिक एक्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। तो प्रायः हम बाबा साहेब के एक बयान को लेकर के उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। इससे बड़ा दुखद पक्ष और कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, जो महत्वपूर्ण विषय बहुत लंबे समय तक सेल्फ सर्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ है। मुझे जो सूट करेगा मैं वही करूंगा, मुझे जो सूट नहीं करेगा मैं वो नहीं करूंगा। मैं नंद कुमार जी के भाषण से, जो उन्होंने 1916 के बाबा साहेब अंबेडकर की स्पीच को कोट किया, मैं उसको पूरा पढ़ना चाहता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के सेमिनार में बाबा साहेब अंबेडकर का एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर काइंड अटेंशन फॉर दिस। ही सेज ethnically all people are heterogeneous. Ethnically all people are heterogeneous. It is the unity of culture that is the basis of homogeneity. Taking this for granted, I venture to say that there is no country that can rival the Indian peninsula with respect to unity of its culture. दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से भारत से बेहतर है। It has not only a geographic unity, but it has over and above all a deeper and a much more fundamental unity, the indubitable cultural unity that covers the land from end to end. ये बाबा साहेब अंबेडकर के शब्द हैं, लेकिन बार बार हमेशा उनके एक वक्तव्य, एक भाषण, एक लाइन को उठा करके हम उनके संपूर्ण जीवन का विवरण देते हैं। ये ठीक नहीं है साथियों। दीनदयाल जी के विषय में संपूर्ण यहां पे कल से एक वांग्मय का प्रदर्शन हमने देखा है, एक बहुत सकारात्मक संवाद हुआ है। दीनदयाल जी के इंटीग्रल ह्यूमनिस्ट थॉट, एकात्म मानव दर्शन का एक पक्ष है जो डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स की बात करता है।
सबके सम्मान की बात, सबके प्रतिष्ठा की बात, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और सोशल स्टेटस। और उसका एक उदाहरण है हमारे पास। मैं यूट्यूब पे आडवाणी जी का एक भाषण सुन रहा था। उस भाषण में उन्होंने जिक्र किया है, जनसंघ का निर्माण हो गया था, चुनाव राजस्थान में हो रहे थे और राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वो कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित किया गया था। दीनदयाल जी ने कहा कि हम लोग एक मिशन के साथ निकले हैं, मैं चुनाव में पराजय स्वीकार करूंगा लेकिन किसी जातिगत समाज के बैठक में जाना अस्वीकार करूंगा। यह दीनदयाल जी के दर्शन को दिखाता है साथियों। ये अद्भुत, दीनदयाल जी के भी दृष्टि में वही एकात्मता और एकता की बात है जहां बाबा साहब की दृष्टि में। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड दिस इनफ। समरसता का जिक्र आता है। समरसता का सरलीकरण कैसे? समता युक्त शोषण मुक्त समाज, इसको बहुत ज्यादा हमें टेक्निकल रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। समता युक्त शोषण मुक्त समाज जो है वो समरस समाज है। और इसमें एक रेफरेंस जो अद्भुत रेफरेंस है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों के ध्यान में होगा, लेकिन यूट्यूब पे एक भाषण उपलब्ध है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वो 1990 का भाषण है। वो संघ के तृतीय वर्ष में एक बौद्धिक दे रहे हैं और वो सामाजिक समरसता का भाषण है। वो अद्भुत भाषण है सर। उससे लगातार मैंने बहुत सीखा है और उसमें उन्होंने स्वीकार की हैं बहुत सारी चीजें। सामाजिक समरसता एक ऐसा बिंदु है जो राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय, social harmony is a point of confluence between nationalism and social justice, and that has been beautifully explained by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. I sincerely request all of you, आप लोगों का इसमें रुचि है इस विषय में तो निश्चित रूप से उस भाषण को जाकर के सुने। मात्र 50-55 मिनट का भाषण है। उस भाषण के कुछ पक्ष में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अटल जी ने इस बात को स्वीकार किया और वो कहते हैं कि हमारे इतिहास का एक दर्दनाक पक्ष है। और इसी रूप में एक और भाषण में देख रहा था बाला साहब देवरस का। उन्होंने कहा कि जातिगत रूप से जो आरक्षण को लेकर के डिमांड करते हैं आप उनको जातिवादी कहते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से आरक्षण की मांग करते हैं वो समाज के एक बहुत बड़ी दुर्बलता को अनदेखा करने का काम करते हैं। यही संस्मरण, यही अटल जी इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारे इतिहास का एक दर्दनाक पक्ष है। वो इस बात को आगे बढ़ा के कहते हैं कि झांसी में जितने लोग लड़ रहे थे उससे अधिक लोग, उससे अधिक संख्या में बाहर दर्शक बनकर के देख रहे थे। जब हम नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस की बात करें तो इन बातों को हमें स्वीकार करना है और अपने नेताओं के बातों के माध्यम से स्वीकार करना है। उन्होंने कहा है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से हम हमेशा से एक थे लेकिन सामाजिक रूप से हम अलग थे। और यहां पुनः बाबा साहेब अंबेडकर का विचार हमारे ध्यान में आता है। बाबा साहेब अंबेडकर ऑन द ईव of the day when we are supposed to accept the constitution of the country, he said, and I quote, on 26th of January 1950, 26 जनवरी 1950, India is going to enter into a life of contradictions. भारत एक ऐसे राष्ट्र जीवन में प्रवेश करेगा जो अंतर विरोधों से भरा होगा। We are going to have equality in our political life. हमारे राजनीतिक जीवन में तो समानता होगी with the principle of one person one vote, but we will have gross inequality in our social and economic life. हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानताएं होंगी और उसी असमानता की बात दीनदयाल जी के आर्थिक लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट में भी हमें दिखाई देती है। तो वैचारिक समानता की बात करें तो निश्चित रूप से हमें ऐसे बहुत सारे अवसर मिलते हैं जहां बाबा साहेब अंबेडकर की चुनौतियां, दीनदयाल जी के विचार और अटल जी का यह भाषण, जहां वो स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हम भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक हैं और हमारे भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को चुनौती कोई नहीं दे रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर भी कई मौकों पे रामानुजाचार्य जी का स्मरण करके 1916 के कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेमिनार में सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता है, उसमें कहीं कोई संदेह और शंका नहीं है, लेकिन हमारे समाज की जो दुर्बलताएं हैं उस समाज की दुर्बलताओं को भी स्वीकारने का साहस यदि किसी ने दिखाया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाया। इसको स्वीकार करना होगा साथियों। कई बार हमारे यहां सत्यनारायण कथा होती है, पूरे देश में होती है सत्यनारायण कथा। तो सत्यनारायण कथा का एक है कि भाई आप प्रसाद आप लेते हैं तो थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं, अपनी जीवा पे रखते हैं और
कंठ से नीचे प्राय वो प्रसाद नहीं जाता है। तो आज जब हम सेमिनार में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जो विचार हम कल से यहां पे अनुग्रहित कर रहे हैं वो विचार हमारे कंठ से नीचे भी आए और हमारे आचरण और व्यवहार का हिस्सा बने, तभी मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त होगी। अटल जी की अद्भुत भाषण है साथियों। वो अपने कई प्रसंगों का जिक्र यहां करते हैं और उन्होंने कहा है, एक बार वो कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके 75 वर्ष के जन्मोत्सव में गए, उनके मैगजीन का लोकार्पण हुआ। उसमें कई बातें ऐसी थी जो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थी। तो अटल जी ने कहा कि मैं विरोध करता हूं इसका। तो इस पे कमलापति त्रिपाठी जी ने अटल जी को कहा कि अटल तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हो। लेकिन अटल जी ने तब भी कहा कि मेरा ब्राह्मणत्व तय करने वाले आप कोई नहीं होते हैं, मैं समता समरसता की बात पहले भी करता था और आगे भी करूंगा। साथियों, तमाम तरह की चेतावनी और ऐसे राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय पे आज भी एक व्यक्ति जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हुआ है, जो वास्तव में राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय का एक संगम रहा है, a person who personifies the idea of nationalism and social justice is none other than the former Deputy Prime Minister of India and the Defense Minister of India during the 1971 war, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम का जीवन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के संगम पुरुष हैं। अभी कई बार हम लोग डिबेट्स पे जाते हैं और कहा जाता है कि भाई 1971 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई। मैं उनसे पूछता हूं कि 1971 की लड़ाई में देश का रक्षा मंत्री कौन था, उस समय रक्षा मंत्री के रूप में नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। 1971 के निर्णायक लड़ाई में जितनी भूमिका तब के प्रधानमंत्री इंदिरा जी की थी, उतनी ही भूमिका तब के रक्षा मंत्री जो दलित समाज से आते थे बाबू जगजीवन राम, उनकी भी थी। लेकिन जानते हैं, जैसा कि महेश जी ने कहा, मैं उनके पुनः शब्दों को उधार लेता हूं कि अविषय करना, अप्रासंगिक करना, इररिलेवेंट कर देना एक बहुत बड़े तबके का एक मोडस ऑपरेंडी और स्टाइल रहा है। जगजीवन राम का एक और प्रसंग आता है। अटल जी की जो हृदय की विशालता है वो अद्भुत है। अटल जी 1980 के चुनावों में कैंपेन कर रहे थे। वो ग्वालियर में भाषण दे रहे थे और उनको भाषण देके वो जैसे ही उतरते हैं तो उनको एक कार्यकर्ता एक चिट देता है और वो कहता है, उस चिट में लिखा होता है कि बार बार जगजीवन राम का नाम मत लीजिए, हम चुनाव नहीं जीतेंगे। वो कहते हैं देश का मानस तैयार नहीं है अभी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए। लेकिन तब भी अटल जी अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में इस बात का विरोध करते और कहते हैं कि मैं बाबू जगजीवन राम का नाम लेता रहूंगा और आप मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। ये अद्भुत विषय है साथियों। ये राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के पैरोकार जितने चिंतक हुए हैं, उन्होंने हमेशा हमारे सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता के साथ साथ हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। दे हैव नेवर इग्नोर्ड इट, दे हैव एक्सेप्टेड इट। उन्होंने एक्नॉलेज किए इन कमियों को और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बाबू जगजीवन राम का अद्भुत उदाहरण है साथी। अभी उनके लाइफ से जुड़े पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा गया है, बाबू जगजीवन राम शिव नारायणी संप्रदाय से आते। उनके पिताजी एक महंत थे और बार बार उनके तरफ ऐसे प्रलोभन आए कि आप मिशनरी स्कूल में जाइए, मिशनरी कॉलेज में जाइए, हम आपके शिक्षा को स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन बाबू जगजीवन राम के संस्कार थे, उन्होंने स्वीकारा नहीं। बाबू जगजीवन राम not only became the deputy prime minister of the country, but he has the Limca Book of World Records of being the longest serving parliamentarian in the history of India. ये जानकारी नहीं है हम लोगों को। बाबू जगजीवन राम का अद्भुत व्यक्तित्व है। बार बार जो राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय दोनों के जो प्रखर विरोधी हैं वो कहते हैं, और इसका जिक्र अटल जी के भाषण में भी है। उस समय कहते हैं, एक भाषण चला था, अटल जी जिक्र करते हैं, हरिजन मुस्लिम भाई भाई हिंदू कौम कहां से आई। आज उसका अलग स्वरूप बदल गया है। आज दलित मुस्लिम एकता, जय भीम जय भीम, तो ये कोई आज का फ्लेवर नहीं है। जो लोग, जो शक्तियां राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के शत्रु तब थे वो आज भी हैं। उनके शब्द, उनके नारे और उनके व्याकरण में बदलाव आया है। इसको स्वीकार करना है साथियों में। साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समक्ष आते हैं जहां पे हमें यह दिखता है कि हमारे जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, उन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में
ये समावेशिता, ये संगम लगातार हमें दिखा है। वो चाहे पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य हो, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल हो, कर्नाटक का लंबानी एम्ब्रॉयडरी हो, पूर्वी भारत में होने वाला दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा हो। दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा के संदर्भ में एक पटना का प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दिल्ली में बैठ करके, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में बैठ करके नैरेटिव लोग तमाम बनाते हैं। हिंदुत्व, नेशनलिज्म इज सुप्रीमेसिस्ट, इट्स एक्सक्लूसिविस्ट, it cannot have multiple stakeholders, but they don't know that our cultural institutions, the Bharatiya Chantan institution that has been discussed since yesterday, these festivals, these are the symbols of social unity, these are the symbols of samajik ekatmata and samajik samrasata. उन्हें दिखती नहीं है ये सब बात। लगातार ये एजेंडा के तहत वो कहते हैं और समय समय पे वो हमारे समक्ष आते रहता है। साथियों, अगर वास्तविकता से परिचय कराना हो तो वास्तव में हमारे चिंतकों ने बहुत अद्भुत काम किया है। अभी नंद कुमार जी का डिटेल्ड भाषण स्वामी विवेकानंद जी पे हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का एक भाषण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो बहुत अद्भुत है। जो एकात्मता, जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, जो वननेस बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित जी के विचारों में है, वो स्वामी विवेकानंद जी अपने एक भाषण में कहते हैं। उसका प्रथम लाइन तो हमें सबको मालूम है, लेकिन वो पूर्णता में क्या कहते हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। Arise, awake, awake from this hypnotism of weakness. No one is really weak. The soul is infinite, omnipotent, omniscient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you, do not deny him. ये हम सबके अंदर की ईश्वरत्व की बात कर रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन का मानव कौन है, उस मानव की जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा को नहीं देखा गया है। अंत्योदय में पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति के जाति, क्षेत्र, भाषा को नहीं देखा गया है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसे इंटरेस्ट होते हैं लोगों में जो समाज को तोड़ने में, जिनकी पॉलिटिक्स का लाभ उनको होता है। साथियों, एक पक्ष जो मुझे लगता है हम सबको निश्चित रूप से यहां समझना चाहिए। एक बार इसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए कि भाई एक साथ नहीं हो सकते हैं। कई बार बहुत सरलता से कहा जाता है कि भाई 1990 के दौरान जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली थी तो आप लोगों ने कमंडल का आंदोलन कर दिया। दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहुत सरलता से इन बातों को रखा जाता है, बहुत प्रखरता से इन बातों को रखा जाता है और लोग इसको विश्वास करते हैं। दोनों सेपरेट इश्यूज, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। वास्तव में अगर बैकवर्ड क्लासेस के हम उनके विकास की हिस्ट्री को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन जानबूझ करके नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस को अलग करना, जानबूझ करके मंडल और कमंडल को जोड़ करके देखना, ये हम बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं साथियों। इसीलिए इस विषय पे हमें संवेदनशीलता के साथ, समग्रता के साथ एक अध्ययन करने की आवश्यकता है। बाबा साहेब अंबेडकर की एक पुस्तक है हु वर शूद्रास, एक अद्भुत पुस्तक। उस पुस्तक में बाबा साहेब लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, दैट हु आर वी, हम कौन हैं। वो इस बात को मजबूती से कहते हैं दैट नेशनल आइडेंटिटी फॉर अस इज कल्चरल, द एसेंस ऑफ भारतीयता। अब भारतीयता का भी शब्द बाबा साहब अंबेडकर उपयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं द एसेंस ऑफ भारतीयता इज द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ इट्स पीपल। और यही बात पंडित जी के भी बातों में रिफ्लेक्ट होता है जब वो कहते हैं दैट नेशन इज अ पीपल लिविंग विथ कॉमन गोल एंड आइडियल रिगार्डिंग लैंड एज मदरलैंड। Both from national and human standpoint, it has become essential that we think of Bharatiya culture. And that is why there are multiple points of convergence, friends. कोई एक मौका नहीं है, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस पे पंडित जी के विचार और बाबा साहेब के विचारों में एक समता, एक कॉमन पॉइंट दिखता है। हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। प्रायः हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, हम लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन इतिहास हमारे साथ है, संस्कृति हमारे साथ है। एक इंपॉर्टेंट हु वर शूद्रास से ही बाबा साहेब का ऑब्जर्वेशन है जो हमें ध्यान में रहना चाहिए। वो जो बार बार हम पे आक्रमण होता है ना पुरुष सूक्त का, कल भी उनका जिक्र हुआ था। पुरुष सूक्त के संदर्भ में बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं द फेमस पुरुष सूक्त हिम
Rigved 10.9 often cited to justify 4 varnas by divine creation. It was dismissed by Ambedkar. बाबा साहेब इसको डिसमिस करते हुए कहते हैं that it is a later interpretation to legitimize a hegemony. In his book, he argued that caste was a social abuse, not Vedic injunction. Caste was a social abuse, not Vedic injunction, like it is being pointed out every second day. It is a social abuse. सामाजिक रूप से एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया. He says, for Ambedkar, dharma was one of universal justice. He invoked Vedic egalitarianism while defending Buddha's message. For him, individual character and choice matters more than birth. तो बार बार उसको सेलेक्टिवली कोट करना, कोई रैंडम चीजों को जोड़ करके देखना और नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस में एक कॉन्फ्लिक्ट और क्लीवेज क्रिएट करना. और ये लगातार उनका काम रहा है. जिस प्रकार से अगर हम देखें तो उनका एक भाषण, और बाबा साहेब अंबेडकर भी एक व्यक्ति है हमारे तरह, उनके थॉट्स का भी एक एवोल्यूशन है. वो एक ऐसे लिखते हैं ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स और कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज अ वर्च्यू ऑफ एन एस. ओनली एन एस कैन बी कंसिस्टेंट. एनी इंटेलेक्चुअल मैन इज एंटाइटल्ड टू चेंज हिज व्यूज एंड ओपिनियन. ये कहने का मेरा आशय यह है कि अगर आपके समक्ष बाबा साहेब अंबेडकर के 1920 के भाषण का कोई अंश आपको दिखाए और उसके आधार पर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो उस पर भरोसा मत करिए. आप 1940 में वो क्या कह रहे हैं, 1945 में वो क्या कह रहे हैं, 1950 में वो क्या कह रहे हैं, और बृहद साहित्य उपलब्ध है. आज के समय में हम कह नहीं सकते कि साहित्य उपलब्ध नहीं है. बृहद साहित्य उपलब्ध है. हम प्लीज, मेरा हृदयपूर्वक आपसे आग्रह है कि हम बाबा साहेब अंबेडकर को समग्रता से देखने का प्रयास करें. एक उनका अद्भुत भाषण है और ये आखिरी भाषण में उनका कोट करना चाहता हूं आपके समक्ष. दिसंबर 17, 1946 का. दिसंबर 17, 1946 को जब जिन्ना के कहने पे मुस्लिम लीग के सदस्यों ने वहां सहभागिता नहीं की थी, वहां बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं that I have, and this is December 17, 1946, friends. This is not 1920. This is not 1935, and this is not 1940. This is 46 when he has made up his mind. He has went to multiple countries. He has participated in multiple roundtable discussion. He has represented the aspirations of the marginalized section. एक परिपक्व एक अनुभव के साथ बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बयान को हमें देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है. दिसंबर 17, 1946 को बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, I have not got the slightest doubt in my mind. मेरे मन में कोई संदेह नहीं है. I have not got the slightest doubt in my mind as to the future evolution and the ultimate shape of the social, political and economic structure of this great country. We are a group of warring camps, but I am convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. Our difficulty is how to make the mass that we have today take a decision in common and march on the way which leads us to unity. Let us leave aside slogans, rise above prejudices, and everywhere must necessarily lead us to unity. ये एकता और एकात्मता का इससे सफल उदाहरण नहीं हो सकता है. 1946 का भाषण, ये प्राय हम मिस करते हैं और बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार करते हैं. और आज के दौर में भी हम देखें तो वास्तव में सामाजिक न्याय के तथाकथित जो पैरोकार हैं वो कितना कर रहे हैं और राष्ट्रवाद के पैरोकार हैं वो कितना कर रहे हैं. प्राय अगर इसका ऐतिहासिक विश्लेषण हम करेंगे तो हम पाएंगे कि बाबा साहेब अंबेडकर का चित्रण किस प्रकार से किया गया है. एकेडमिक एनालिसिस उनको दिया नहीं गया. पहली बार दिल्ली से, यहां बिल्कुल बगल में ही वो स्थान है, दिल्ली के केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण होता है और उनके साहित्य का, इतिहास का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है. तो अब होता है, आज से पहले नहीं हुआ था. आपके ध्यान में होगा कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थिति क्या थी. वो पोर्टेबल केबिन्स के माध्यम से चलता था, लेकिन पहली बार इस माध्यम से हुआ है. और राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के संगम से ही यह संभव है. साथियों, आज ऐतिहासिक रूप से जिस रिप्रेजेंटेशन की बात बाबा साहेब अंबेडकर कर रहे हैं, वो चाहे भारत के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी का बैठना हो तो अब संभव होता है.
मंत्री परिषद हो, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हो, पद्मश्री हो, जितने भी पद्म अवार्ड हो, वास्तव में बाबा साहेब के संकल्प को कोई पूरा कर रहा है तो ये आज ही हमारे देश के और दुनिया के समक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए हम लोगों को। बट द प्रॉब्लम इज प्रिसाइजली दिस, दैट एट द आइडिया लेवल नेशनलिज्म, सोशल जस्टिस एंड एकात्म मानव दर्शन आर वन। मैं पुनः बोलूंगा, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की जाति नहीं देखनी है, मानव दर्शन के केंद्र में जो मानव है उसकी जाति नहीं देखनी है। Every institutional level, the representation is happening now. I can give you tens and hundreds of such examples that right from ending financial untouchability. जनधन योजना के खातों की बात हो तो 55 करोड़ में से 75% जिनके खाते हैं वो SC, ST, OBC लोगों के खाते हैं। ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी का समाप्त होता है। और जो सामाजिक न्याय के स्वघोषित ठेकेदार बने हुए हैं उनको भी हमें समझना चाहिए। मैं जिस बिहार से आता हूं उस बिहार का आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपने वाणी को समाप्त करूंगा। कोई व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में आप देखिए द पोजीशंस दैट मैटर। राष्ट्रीय जनता दल में विधानसभा में नेता कौन होगा? लीडर ऑफ हाउस तो तेजस्वी यादव होंगे। राज्यसभा में नेता कौन होगा? तो प्रेमचंद गुप्ता होंगे। विधान परिषद में नेता कौन होगा? तो राबड़ी देवी होंगी। लोकसभा में नेता कौन होगा? तो अभय कुशवाहा होंगे। वो जो अति पिछड़ी जाति और दलितों की राजनीति कर रहे हैं उसमें एक भी अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति और एक भी दलित आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप टॉर्च लेकर के निकल जाइएगा तब भी। इसलिए साथियों, राइट फ्रॉम आवर सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस टू आवर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड टू टुडे द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, आज सरकार हो, पार्टी हो, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हम करें। और ये बहुत अच्छा विषय है, एक मर्जर का विषय है जहां पे किसी प्रकार की कोई राइवलरी नहीं है बल्कि रिफ्लेक्शन है। मैंने आपको शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी का उदाहरण दिया, मैंने आपको दीनदयाल जी की इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और बाबा साहेब अम्बेडकर के सोशल डेमोक्रेसी का उदाहरण दिया, और उनके तमाम ऐसे भाषण है साथियों, तमाम ऐसे भाषण है। ये तो एकेडमिक भाषण था इसलिए रेफरेंसेस का मैं उपयोग कर रहा हूं। अगर पॉलिटिकल भाषण देना होता तो और सरलता से मैं आपके बीच में बातों को रखता, लेकिन ये नेशनल सेमिनार है और रेफरेंसेस के माध्यम से हम बात करना सीखें, ये सेमिनार का एक ध्येय होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हम कभी भी कोई बात जब करें तो उसमें पुस्तक बताएं, पैराग्राफ बताएं, स्टैंजा बताएं। बीच में आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को। जब जय भीम का प्रकरण चल रहा था तो देखिए कैसे एक नैरेटिव बनाया जाता है। एक महिला हिजाब पहन करके भाषण दे रही है और पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगी है। प्रतीत ऐसा हो रहा है दैट अम्बेडकर आल्सो सपोर्टेड बुर्का, अम्बेडकर आल्सो सपोर्टेड हिजाब। आई डिड सम स्कॉलरशिप, मैंने थोड़ा अध्ययन किया और बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक फ्रीडम और पार्टीशन ऑफ इंडिया की पेज नंबर 255-256 पे लिखा है ये बात। इट इज हिज वर्ड्स एंड आई कोट दैट बुर्का इज नथिंग बट एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। बुर्का कुछ नहीं है बल्कि एक गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। बुर्का क्लैड वुमेन वॉकिंग ऑन इंडियन स्ट्रीट इज द मोस्ट हिडियस साइट। अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर को, और मैं आग्रह करता हूं और मैं इस बात का प्रयास भी करूंगा, जिस प्रकार से ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर आयोजित हुई है, उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर और उनके डिफरेंट डायमेंशंस पे भी हम 2 दिनों की राष्ट्रीय संगोष्ठी करेंगे और समाज के सामने और देश के सामने, एकेडमिक कम्युनिटी के सामने इस बात को प्रस्तुत करेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के एक पक्ष को आप मत दिखाइए, उनके स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के पक्ष को दिखाइए, उनके इकोनॉमिस्ट होने के पक्ष को दिखाइए, उनके डिप्लोमेटिक होने के पक्ष को दिखाइए। 1952 का उनका लखनऊ विश्वविद्यालय का भाषण है। 1952, while addressing the students of Lucknow University, he says, he cautions the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. वो जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देते हैं और कहते हैं that you cannot trust a person like Mao. If Mao had any faith in the principles of Panchsheel, अगर माओ की आस्था पंचशील के आदर्शों में होती, then he would have treated the Buddhist minorities in his countries differently. ये अद्भुत पक्ष है साथियों। Economic federalism, Reserve Bank of India, institutions of CAG, the Government of India Act, his scholarship on languages, philosophy, it's immense, and it offers as an occasion an opportunity, friends. It is just a start, and I'm sure this will generate further academic conversations as well. आने वाले समय में हम एकेडमिक रूप से और चर्चा करेंगे और राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय
इस हाइपोथेसिस को आप स्वीकार मत करिए कि राष्ट्रवाद है तो सामाजिक न्याय नहीं रह सकता है। सामाजिक न्याय तभी रह सकता है जब राष्ट्रवाद होगा, और इसको उदाहरण बाबू जगजीवन राम हमारे समक्ष खड़े हैं। देखिए, एक 5 मिनट थोड़ा सा समय लेके खत्म करूंगा। अब वही बार बार वो प्रकरण सामने आ रहा है, जब राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था साथियों, तो देखिए कैसे ये लोग सरलता से एक डीवियस माइंडसेट को लेकर के आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि आपने राम जन्मभूमि का विषय उठाया, आपने मथुरा का विषय तो नहीं उठाया, आपने काशी का विषय तो नहीं उठाया, फिर इसकी रीजनिंग वो क्या देते हैं? वो कहते हैं कि कृष्ण चूंकि यादव हैं और शिव की पूजा दलित आदिवासी करते हैं और राम की पूजा सवर्ण करते हैं, इसलिए आप लोगों ने राम जन्मभूमि का मूवमेंट उठाया है। मैंने उनको जवाब दिया कि भाई साहब, जितने भी लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उन सबके नाम में राम है। वो चाहे रामविलास पासवान हो, कांशी राम हो, पेरियार हो, जिनके तर्ज पे दक्षिण भारत में राजनीति हो रही है, उन सबके शब्द में राम जनमानस में। इसीलिए तमाम बातें होंगी साथियों, तमाम ऐसे हाइपोथेसिस लोग बनाएंगे और कहेंगे कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन सामाजिक न्याय वहीं हो सकता है, सामाजिक समरसता वहीं हो सकती है, शोषण मुक्त समता युक्त समाज वहीं हो सकता है जहां एकात्मता होगी, जहां एकता होगी। मैं आश्वस्त हूं कि इस 2 दिवसीय सेमिनार और संगोष्ठी से ऐसे बहुत सारे ज्वलंत विचार हमारे मन में आएंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन ये शुरुआत है और आने वाले समय में ऐसे मंच हमें एसपी आरएफ और रामबाबू महल की प्रबोधनी पीपीआरसी के माध्यम से मिलते रहेगा और आगे भी ये मंथन, ये संवाद चलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद।